गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों हमारी तांडव सीरीज़ चल रही है, जिसके ऊपर मैं दोस्तों 2-3 दिन से आपके लिए क्लासें नहीं डाल पा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको पता है दोस्तों मेरे कुछ अर्जेंट काम है, तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो क्लास नहीं डाल पाया। लेकिन दोस्तों अब आपको ये जो है कुछ और दिन भी मुझे काम रहेगा। कुछ ऐसा ही काम है जो दोस्तों लगभग दोस्तों मुझे कम से कम 1-2 दिन का गैप देना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मेरा काम कंप्लीट होता है, मेरा जो कार्य है वो कंप्लीट होता है, तो आपके लिए रेगुलर क्लासें मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज की हमारी ये क्लास है, और ये क्लास जो है दोस्तों हमारी, आपको पता है दोस्तों तांडव सीरीज चल रही है, जिसमें जीके और जीएस से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी टेक्नीशियन सभी के, जेई तक के, वो सारे प्रश्न आपके लिए कराए जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ग्रुप डी से। नवी क्लास है, और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्योर साइंस लाइव को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और आपको पता है दोस्तों क्लासें जैसे ग्रुप डी की होती है, फिर एएलपी, फिर टेक्नीशियन, फिर जेई, फिर दोबारा से ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, इस प्रकार से आपकी सीरीज चल रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ग्रुप डी का पेपर है, जो 2024 में हुआ था। ये जो पेपर है दोस्तों 6/10/2022 वाला है, और फर्स्ट लेवल का है, फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है, ठीक है। और इसमें 1/3 की नेगेटिव रहती है, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और हम देखेंगे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डैश में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है, मानव मादाओं में, सांपों में, स्टारफिश में, या मानव नरों में। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे ने जो इसका आंसर माना है मानव मादाओं में, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो है स्टूडेंट हैं वो मानव नर भी कर आए थे, लेकिन आंसर क्या है, मानव मादा। ये आपको याद रखना है, एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है मानव मादा में, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा। देखिए दोस्तों अम्ल और क्षार, हमारे पास अम्ल क्या है, HNO3, ये भी अम्ल है, HCl ये भी अम्ल है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड भी हमें बनाना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर NaHNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बनाना है, अमोनियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ पर Cl होना चाहिए, क्लोराइड होना चाहिए साथ में, तो यहाँ पर तो नहीं है, तो इस प्रकार से आप इसे नेगलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर इसमें कहीं पर भी आपको Cl नहीं दिख रहा है, क्लोराइड नहीं दिख रहा है, तो आप इसे भी नेगलेक्ट कर सकते हो। अब हमारे पास बचे दोस्तों, आपको ऑप्शन जो है एक प्रकार से समझने का तरीका मैं आपके लिए बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो जो चीज़ें दी गई हैं वो चीज़ें आपको ढूंढनी है। जैसे हमें क्या बनाना है, अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड है तो अमोनियम भी होना चाहिए और क्लोराइड भी होना चाहिए। अब क्लोराइड किस प्रकार से बन सकता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, HCl, यहाँ पर भी हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक अम्ल है, HCl ये भी क्लोरिक अम्ल है। लेकिन अमोनिया बनाने के लिए दोस्तों NH4 होना चाहिए, और यहाँ पर NH4 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है। आपको पता है दोस्तों ये मानव हृदय है, LA बायां आलिंद है, ये आपका LA, ये रहा दोस्तों आपका LA, और ये LB जो है बायां निलय है, LB। इस प्रकार से दोस्तों RA दायां आलिंद, ये रहा दोस्तों, और RB दायां निलय है, और इस पर ये नंबर डले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर डले हुए हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो 6 नंबर डले हुए हैं इनमें कौन कौन से नंबर जो हैं अपने क्रमागत स्थान पर हैं, क्रम वाइज स्थान पर हैं। तो ऑप्शन क्या है आपके सामने, 1 2 4 6, ये सही है।
या सभी सही हैं, या 2 3 4 5 सही हैं, या 4 5 6 सही हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि दोस्तों देखिए जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका बिल्कुल करेक्ट जो है दोस्तों सही जगह पर है। एक 3 है ये भी सही है, 4 है ये भी सही है, 5 है ये भी सही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जब बिलड़ जो आता है और जाता है तो वहाँ पर इधर आता है और इधर यहाँ आकर यहीं से ये निकल जाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपका दिल है, ये 4 पार्ट हैं। मान लीजिए ब्लड आया यहाँ से और यहाँ पर गया, फिर यहीं से ये निकलेगा इधर से, और इधर से इस प्रकार से ये फिर जाएगा, और इधर से ये सर्कुलेशन इसी प्रकार से आपका चलता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था 12 वोल्ट की एक बैटरी एक अज्ञात प्रतिरोध के टर्मिनलों से संयोजित है और 2 एम्पीयर की धारा उस परिपथ से होकर प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? अब देखिए दोस्तों 12 वोल्ट की है, ठीक है, 2 मीटर एम्पियर, यहाँ पर क्या है दोस्तों? मीटर एम्पियर। मिली एम्पियर है दोस्तों, ये मिली एम्पियर है आपका, 2 मिली एम्पियर। लेकिन अब जब इसे हम मीटर एम्पियर में, यानी दोस्तों जो हमारी कैलकुलेशन जो होती है मीटर के हिसाब से, तो उसमें अगर हम बदलेंगे तो यहाँ पर हम 4 का गुणा करेंगे। अगर इसे हमें जो है दोस्तों खाली एम्पियर में लाना है तो हम क्या करेंगे? जैसे दोस्तों ये 2 मिली एम्पियर होता है, मिली का मतलब होता है ये इस प्रकार से 1000 जीरो 3 जीरो। लेकिन अब अगर हम इसे दोबारा से 2 एम्पियर में ला कर रखें तो यहाँ पर हमें 1000 गुणा करना पड़ेगा। मिलेगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 1000 का नहीं आपका 1 मिनट, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से नहीं, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, जैसे आपका 12 वोल्टेज है और ये 2 मिली एम्पियर है, 2 से पहले आप भाग दे लीजिए, 6 आएगा। यहाँ पर 6 भी है और 6000 भी है। ये 6000 किस प्रकार से लाना है हमें? तो देखिए दोस्तों, एक तो होता है, आपने पढ़े होंगे दोस्तों 10 की घातें आपने पढ़ी होंगी, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये आपने पढ़े होंगे। जब आप इन्हें पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि मिली एम्पियर को एम्पियर में कैसे बदलते हैं, मिलीमीटर को मिलीलीटर में कैसे बदलते हैं, मिलीलीटर को हेक्टामीटर, डेकोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस प्रकार से इन्हें किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। तो मिली का काम है दोस्तों यहाँ पर, मिलीमीटर का, तो हमें क्या करना है? मिली का काम है, मीटर नहीं। मिली mm होता अगर मिलीमीटर होता। तो 6 जो आया है यहाँ पर हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा मीटर को मिटाने के लिए। एम्पियर के साथ चलता है मिलीमीटर, यहाँ पर मीटर के लिए 100, यहाँ पर ये डबल 100 का गुणा होगा और यहाँ पर हम 10 का भाग देंगे, केवल किसका? 10 का। तो इस प्रकार से 0 से 0 कट जाएगा, 1000 बचेगा आपके पास, तो आंसर आएगा 6000। और अब भी आपको ये समझ में नहीं आया हो तो देखिए दोस्तों, जो आपकी घातें जो होती हैं, एक बार जो आपके नोट्स हैं उन्हें बदलना, वहाँ पर समझना, किलो, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी चीज़ होती हैं, इन्हें किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी तैयारी चल रही है क्वेश्चन समझाने की, बताने की कि किस प्रकार से आपका पैटर्न पूछा गया था, किस प्रकार से नहीं। तो बस वही आपको समझना है। बाकी डिटेल में अगर आपको चीज़ें समझनी है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, आपके लिए वीडियो बनाकर अलग से ला दूंगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया था प्रतिरोध आर को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, प्रतिरोध का चिन्ह जो होता है ये होता है आपका इस प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था निम्नांकित में से कौन सी आकृति मानव शरीर में यकृत गुलाबी आकृति के रूप में प्रदर्शित जो होता है हमारा यकृत गुलाबी रंग का होता है, यकृत के सही स्थान को दर्शाती है। तो ऑप्शन आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3, आकृति नंबर 4। तो हमारा यकृत यहाँ थोड़ी होता है बीच बीच में,
जैसे आपका ये मान लीजिए आपका ये पेट है दोस्तों, ठीक है, ये पेट है, ये वाला हिस्सा तो हमारा यकृत होता है यहाँ, लीवर यहाँ होता है, ये लीवर जो होता है, ठीक है, जिगर यकृत यही होता है, यहाँ पर पित्ताशय होता है आपका छोटा सा अदर से, तो इधर साइड में होता है ना कि बीचों बीच, तो ये तो होगा नहीं, राइट साइड का भी होता है नहीं, बीचों बीच जस्ट नीचे भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि मेंढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने डैश से भी श्वसन कर सकते हैं। तो किससे कर सकते हैं? वे त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है, यानी आर्द्र और श्लेष्म त्वचा जो होती है उनकी, उसके द्वारा वे श्वसन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपको याद रखना है, पूछा गया था कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक डैश तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। तो देखिए दोस्तों, न्यूलैंड साहब ने जो अष्टक सिद्धांत दिया था, अष्टक नियम दिया था, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि जैसे आपके स्वर जो होते हैं ना, सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा पाधा निसा सारे गामा, तो आपको यहाँ पर महसूस होगा कि फर्स्ट स्वर है और आपका अंतिम स्वर जो है 8वां स्वर, वो सेम है, मतलब हर 7वें स्वर के बाद में आपका वही जो 8वां स्वर होगा वही पहले की तरह जो है सिमिलरिटी दर्शाएगा, पहले की तरह रहेगा। तो इसी प्रकार से तत्वों के बारे में भी इन्होंने कहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार डैश धारा की दिशा को निरूपित या करती है, करता है या करती है? तो अंगूठा, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार जो अंगूठा होता है धारा की दिशा को निरूपित करता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये 3 कथन है, ये आपसे पूछे गए हैं, जिसमें पहला है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र सी, उस गोले का केंद्र होता है दर्पण जिसका कटा हुआ भाग होता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है गोलीय दर्पण का द्वारक डी, उस गोले का व्यास होता है जिसका दर्पण जिसका कटा हुआ भाग होता है, तो ये तो गलत है दोस्तों। अगला है मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच का ठीक मध्य बिंदु होता है, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, कि धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? आदर्श, आदर्श का मतलब है दोस्तों अच्छी जो निपटान विधि है, जिसके द्वारा हम अपशिष्ट को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, तो वो है दोस्तों पुनर्चक्रण, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कार्बन की संयोजकता, ये तो आप सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, यानी कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, जिसमें पहला है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों की तुलना करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है, तो ये तो सही है। एक ही प्रकार के तत्वों में एक ही मौजूद में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है, बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रकार के तत्वों को एक ही समूह में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक, तो दोस्तों ये तो गलत है, विभिन्न प्रकार के तत्वों को थोड़ी कर सकते हैं एक ही समूह में, सेम सिमिलरिटी जो होगी, जो तत्व अपनी सिमिलरिटी सेम रखेंगे उन्हीं को तो हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो केवल ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी जो कथन है वो सही होंगे। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, तो यह है दोस्तों हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कार्बन एक उत्कृष्ट गैस है, गलत दोस्तों। कार्बन प्रकृति में उपधातु है, गलत। कार्बन प्रकृति धातु है, गलत, ये अधातु होती है कार्बन, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि अवक्षेपण अभिक्रियाएं एक अपशिष्ट श्रेणी की क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया, संयोजन, द्विविस्थापन या अपघटन अभिक्रिया? तो देखिए दोस्तों, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती हैं यही आपकी अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा तथा तर्जनी अंगुलियां क्रम से डैश और डैश की दिशाओं को निरूपित करती हैं। तो मध्यमा जो होती है दोस्तों ये धारा की दिशा को, और तर्जनी जो होती है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कितने कृतनक होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 8। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? प्रकाश संश्लेषण का ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर होगा। जबकि जल के अणुओं का विभाजन होता है, बिल्कुल होता है, तभी तो हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है पादपों को। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है दोस्तों। तो नहीं होता है वो क्रिया आपसे पूछिए तो ऑक्सीजन का अवशोषण, ठीक है। ऑक्सीजन अवशोषण नहीं होता, ऑक्सीजन रिलीज होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, और ये प्रश्न दोस्तों देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीका बता देता हूँ। और यहाँ पर पहले प्रश्न सुन लीजिए कि एक उत्तल दर्पण द्वारा निम्न में से प्रतिबिंब से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं, जिसमें वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, वस्तु का आकार 10, प्रतिबिंब का आकार 2.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखिए, वस्तु का आकार 10 सेंटीमीटर है, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना दोस्तों? छोटा बना। तो वस्तु जो है दोस्तों, उसी फोकस दूरी जो है वस्तु की, वो वस्तु वास्तविक होगी। भाई वस्तु का जो प्रतिबिंब है छोटा बना है, तो छोटा होगा तो दोस्तों उल्टा होगा, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो फोकस दूरी कितनी होगी वो आपसे पूछिए। और दर्पण का आपको फॉर्मूला पता ही है दोस्तों, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। दर्पण की बात चलिए, प्लस आएगा यहाँ पर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप इसे सॉल्व करना, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए बता देता हूँ। अगर प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है वस्तु से, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वस्तु की जो फोकस दूरी है वो जितना वस्तु का आकार है उतना ही होती है, क्योंकि दोस्तों वास्तविक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो। बाकी आपको सॉल्व करके इसका आंसर जो है इस फॉर्मूले के आधार पर आपको कमेंट में बताना। अब चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, Au और Pb। तो ये तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद होता है दोस्तों पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर आयरन आता है, आयरन के बाद दोस्तों Pb आता है। सबसे कम रिएक्टिव होता है सोना, Au। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, एक प्रकाश किरण पुंज एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से अपसरित होता है, तो लेंस की क्षमता क्या है? तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्षमता जिस प्रकार से ये होती है तो ये होता है 1/f। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? 1/f, यानी फोकस दूरी ये होती है, तो ये 1/f, ये 25 है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब आप इसे काट लीजिए, और ये हमेशा माइनस में होती है दोस्तों। अवतल लेंस है तो माइनस में, और उत्तल लेंस होता तो ये प्लस में होता, लेकिन यहाँ पर अवतल लेंस है तो माइनस में होगी, आपको याद रखना है। तो 25 को डिवाइड करेंगे हम 100 से, 4 बार जाएगा जो कि माइनस में आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यह आपसे पूछा गया था कि किस घटना, अब देखिए दोस्तों आपके जीके के प्रश्न आ चुके हैं, साइंस आपकी ख़त्म हो चुकी है, और फर्स्ट प्रश्न है आपका जीके का कि किस घटना ने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूत कर दिया था? तो ये किया था दोस्तों सुएज नहर को जब खोल दिया गया था व्यापार के लिए उस समय। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था जैन धर्म के तीर्थंकर किसे कहते हैं? जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं आपसे पूछा गया है। तो धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे कहते हैं
उसे जैन धर्म में क्या कहते हैं? तीर्थंकर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था 5 मीटर लंबाई वाले एक पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। पदार्थ की लंबाई 10 मीटर, पदार्थ की लंबाई में 10 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? मान लीजिए दोस्तों कि कोई आपका प्रतिरोध पूछा है, तो देखिए ये आपका फॉर्मूला होता है, ये प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता इंटू वाई एल बटे एरिया, या फिर दोस्तों आर स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, चाहे आप कुछ भी चेंज करिए लेकिन प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रतिरोधकता पहले थी वैसे ही बाद में रही। बाकी प्रतिरोध की रेफरेंस में अगर लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, त्रिज्या बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, लेकिन प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपको याद रखना है। यानी प्रतिरोधकता पहले जितनी थी, चाहे आप उसमें वृद्धि कीजिए या कमी कीजिए, वो तो सेम रहेगी। तो क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया था किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी व भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके। तो ये थी दोस्तों आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भविष्य के लिए पैसे बचाना गलत, जैव विविधता संरक्षण में मौलिक कर्तव्य गलत, माता की आज्ञा माना गलत, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो आपकी जो सीधी कार्यवाही दिवस है, इसे ही दोस्तों कलकत्ता हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, कस्तूरी हिरण जो पाए जाते हैं वो 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे दोस्तों ग्रुप डी, और आपका जो 2022 6/10/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, आपका फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर था। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप पर पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।